हेलो गाइस, आई एम सी रोहित सेठी। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, दैट इज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। इसके अंदर ना बेसिकली दो वर्ड्स हैं। सबसे पहला वर्ड है गवर्नमेंट और दूसरा वर्ड है ग्रांट। पहले इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं। अगर हम पहले वर्ड की बात करें यानी कि गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का मतलब है कोई भी गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यानी किसी भी तरीके की अगर रूलिंग अथॉरिटी है तो वो हमारे इस गवर्नमेंट में कवर हो जाएगी। इन शॉर्ट, आपको किसी भी तरीके की गवर्नमेंट से अगर कोई पैसा मिलेगा तो वो गवर्नमेंट यहां पर कवर्ड है, राइट। तो हमें गवर्नमेंट के लिए ज्यादा नहीं सोचना। इसके बाद आते हैं हम ग्रांट पे। ग्रांट का मतलब क्या होता है? ग्रांट का मतलब बेसिकली होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि अगर आपको कोई भी काम करने के लिए पैसा मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या हो गया? ऐसा कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो हमारे को सरकार से मिलने वाली है या सरकार से मिली है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर लोकल अथॉरिटी है, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट है। तो पहला मीनिंग हमने मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट समझ लिया, मीनिंग ऑफ ग्रांट समझ लिया। अब हम बात करते हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के स्कोप में कौन कौन सी ग्रांट है। तो सबसे पहले इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के स्कोप में है बेटा ग्रांट रिसीव फॉर फिक्स्ड एसेट्स। दूसरी है ग्रांट रिलेटेड टू प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तीसरी है ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू। और चौथी है नॉन मॉनेटरी ग्रांट। एक बात याद रखना, अगर गवर्नमेंट ने आपको टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं, यानी कि आपको टैक्स से रिलैक्सेशंस दे दी है, तो वो ग्रांट इसके अंदर कवर्ड नहीं है, यानी कि वो ग्रांट नहीं मानी जाएगी, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अंदर कवर्ड नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के स्कोप में मेनली 4 ग्रांट्स है। अगर कोई ग्रांट आपको फिक्स्ड एसेट्स के लिए मिलती है, अगर कोई ग्रांट आपको प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लिए मिलती है, अगर कोई ग्रांट आपको रेवेन्यू के लिए मिलती है, या फिर आपको कोई नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिलती है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्रांट को रिकॉग्नाइज कैसे करना होता है। रिकॉग्नाइज का मतलब आपको पता है, AS9 आप पढ़कर आए, और अगर नहीं पढ़ा तो आप रिवाइज कर लीजिएगा AS9 भी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन यानी कि किसी भी रेवेन्यू को कैसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, कब रिकॉर्ड करना है। तो सिमिलरली गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड करना है? जब ग्रांट रिसीव हो जाएगी तब, या जब गवर्नमेंट साइन कर देगी कि वो आपको दे देंगे तब। तो मुद्दा क्या है? ग्रांट को नॉर्मली रिकॉर्ड किया जाता है कैश बेसिस पे, बट अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप ग्रांट को अक्रूवल बेसिस पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो। वो दो कंडीशन में से पहली कंडीशन है कि आपको ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि जितनी भी गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई है वो कंडीशन आप फुलफिल कर दोगे, राइट। और दूसरा, गवर्नमेंट से अल्टीमेट कलेक्शन हो जाएगा। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप ग्रांट को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज अक्रूवल बेसिस पे भी कर सकते हो। अदरवाइज ग्रांट को आपको कौन से बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? कैश बेसिस पे, ठीक है जी। अब अगर हम उसे अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं तो पहली एंट्री हम क्या पास करेंगे? पहली एंट्री हम पास करेंगे कि ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कि भाई ग्रांट अभी मिलनी है टू ग्रांट अकाउंट, क्योंकि ग्रांट को हम क्रेडिट कर देंगे, गवर्नमेंट ग्रांट को। और फिर जब ग्रांट रिसीवेबल मिल जाएगी तो हम एंट्री पास कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट रिसीवेबल, राइट। और अगर हम इसे कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर तो हम एक सीधी एंट्री पास करेंगे, कोई रिसीवेबल की एंट्री पास नहीं होगी, डायरेक्ट की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमने उठाई ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट का मतलब यह है बेटा कि अगर आपको कोई भी ग्रांट फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए मिली है, कोई भी ग्रांट अगर आपको फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए मिली है, तो वो अकाउंटिंग कैसे होगी वो आपको इसमें समझना है। अब याद रहे, यहां पर फिक्स्ड एसेट्स दो तरीके की हो सकती है। एक फिक्स्ड एसेट जो डेप्रिशिएबल है और एक फिक्स्ड एसेट जो नॉन डेप्रिशिएबल है। अगर आपकी फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएबल है तो पहले हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉन डेप्रिशिएबल के बारे में बाद में बात करेंगे। अगर आपके पास जो ग्रांट आपको मिली है वो डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिली है, डेप्रिशिएबल एसेट जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गई, लैंड तो नहीं, लैंड के ऊपर तो नॉन डेप्रिशिएबल हो जाएगा, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, इक्विपमेंट्स हो गए, कोई भी ऐसी ग्रांट जो आपको डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिली है बेटा, तो उसको अपने अकाउंटिंग करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एसेट रिडक्शन मेथड। एसेट रिडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई भी एसेट खरीदते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि हमने एसेट खरीदी तो हमने एंट्री क्या पास कर दी? एसेट को डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया, जितने की खरीदी। अब सरकार कहती है क्योंकि आपने ये एसेट खरीदी है, इस एसेट पर आपको ग्रांट मिलनी चाहिए, सरकार ने हमें ग्रांट दे दी, तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, राइट। अब ये जो गवर्नमेंट ग्रांट को हम क्रेडिट करेंगे ना, एसेट रिडक्शन मेथड कहता है कि जितनी आपको ग्रांट मिली है आप इससे अपनी एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस कर लो। इसका मतलब आप गवर्नमेंट ग्रांट को डेबिट कर दो और अपनी एसेट के अकाउंट को क्रेडिट कर दो। इससे क्या होगा? इससे जो आपको एसेट मिली है ना, यानी कि जो आपने एसेट खरीदी थी, वो एसेट लेट से आपने 1 करोड़ की खरीदी थी और आपको ग्रांट मिली मान लो 3 लाख रुपए, ठीक है।
तो आपने वो 3 लाख रुपए एसेट के अकाउंट में ट्रांसफर करके जो एसेट की वैल्यू उसको आप कितने पे लिया है, 97 लाख रुपीस के ऊपर। अब मुद्दा ये आता है कि सर डेप्रिसिएशन जब लगेगा इस एसेट के ऊपर तो कौन सी वैल्यू पे लगेगा, ग्रांट माइनस करने के बाद वाली वैल्यू पे या ग्रांट माइनस करने से पहले वाली वैल्यू पे। तो बेटा ये बात कंफर्म है कि जो भी डेप्रिसिएशन आप लगाओगे, चाहे आप एसएलएम बेसिस पे लगाओ चाहे डब्ल्यूडीवी बेसिस पे, ग्रांट माइनस करने के बाद जो आपके पास एसेट की वैल्यू आएगी आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपने 1 करोड़ रुपए की एसेट खरीदी, 1 करोड़ की एसेट की लाइफ है 10 साल। अब आप हर साल 10-10 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, 3 साल आपने 10-10 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा दिया, आपकी एसेट की वैल्यू कितनी आ गई, 70 लाख रुपए। अब क्या हुआ, आपको यह पता लगा कि आपको 20 लाख की ग्रांट मिली, तीसरे साल में जाकर आपको 20 लाख की ग्रांट मिली। अब तीसरे साल में जब आपको 20 लाख की ग्रांट मिलेगी तो आपने अपने 70 लाख में से ये 20 लाख रुपए माइनस कर दिए, यानी कि आपकी एसेट की जो कैरिंग अमाउंट बच गया वो कैरिंग अमाउंट कितना बच जाएगा, 50 लाख का। अब इस 50 लाख के ऊपर आप बचे हुए 7 साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो मुद्दा सिर्फ ये आता है, एसेट रिडक्शन मेथड में जब हमें ग्रांट मिलती है तब हम एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, और फिर गवर्नमेंट ग्रांट को हम उठाकर एसेट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद जो भी एसेट का कैरिंग अमाउंट बचता है उस कैरिंग अमाउंट के ऊपर हम फर्दर डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर देते हैं, चाहे हम एसएलएम बेसिस पे लगाएं चाहे हम डब्ल्यूडीवी बेसिस पे लगाएं। अगर मान लो आपको एक बार ग्रांट मिल गई और आपने उसे एसेट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कल को कंडीशन फुलफिल ना होने की वजह से आपको ये ग्रांट सरकार को वापस देनी पड़ गई, तो वापस देते समय आप वो एंट्री पास करोगे जो आपने रिसीव करते समय करी थी। अब सर रिसीव करते समय जब हमने ग्रांट रिसीव करी थी तब हमने एंट्री पास करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, और ग्रांट को आपने एसेट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, यानी कि आपने एंट्री कर दी ग्रांट अकाउंट डेबिट टू एसेट। अगर मैं इन दोनों की नेट एंट्री देखूं तो इनकी नेट एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बेसिकली आपने जब ग्रांट मिली तो उससे आपने अपनी एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया था, राइट। अब जब आप ग्रांट को रिटर्न कर रहे हो तो आपको अपनी ही एसेट की कॉस्ट को वापस से बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक बार मैं आपको ये लिखा हुआ दिखाता हूं, ये देखिए सामने, एसेट रिडक्शन मेथड में जब आपको ग्रांट मिल रही है तब आप एंट्री के पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, यानी कि जब ग्रांट मिली तो बैंक टू ग्रांट, और ग्रांट को उठाकर हम एसेट के अकाउंट में डाल देंगे ग्रांट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। अब जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हम कॉस्ट में से ग्रांट जितनी भी मिली उसको माइनस करके लगाएंगे, और अगर कॉस्ट अगर मान लो दूसरे साल या तीसरे साल में ग्रांट मिली है तो कॉस्ट के बदले यहां पे वर्ड आ जाएगा कैरिंग अमाउंट, और उसमें से हम माइनस कर देंगे सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। और बच्चे अगर हम डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड पे लगा रहे हैं तो फिर कॉस्ट में से ग्रांट माइनस होगा और परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। और रिफंड करते समय हम एंट्री के पास करेंगे, रिफंड करते समय हम वही एंट्री पास करेंगे जहां हमने ग्रांट को ट्रांसफर किया था। याद रहे, ग्रांट को एसेट रिडक्शन मेथड में हम कहां ट्रांसफर करते हैं, एसेट के अकाउंट में, तो रिफंड करते समय हम एसेट को ही डेबिट करेंगे और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। परफेक्ट है, तो ये हमारा ग्रांट को जब रिफंड करना होगा तब होगा। अब यहां से मुद्दा एक और निकल कर आता है, सर अगर मैं एसेट को डेबिट कर देता हूं इसका मतलब ये हो गया रिफंड करते समय मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर से जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो बढ़ी हुई वैल्यू पे लगेगा। द आंसर इज यस। तो सिंपल सा फंडा ये है, ग्रांट मिलेगी तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, और ग्रांट वापस करनी पड़ गई तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। दैट्स इट, ये हमारा मेथड है एसेट रिडक्शन मेथड। ठीक है जी। इसके बाद डेप्रिशिएबल एसेट में ही बेटा हमारा एक और मेथड आता है, और वो दूसरा मेथड होता है अमोर्टाइजेशन मेथड। अमोर्टाइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम ग्रांट को एसेट के अकाउंट में ट्रांसफर ना करके हम ग्रांट को ट्रांसफर कर देते हैं एक सेपरेट अकाउंट में। इसका मतलब ये हुआ, एसेट खरीदी तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पड़ी हुई एसेट, ठीक है। ग्रांट मिली तो हमने एंट्री पास करी बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, और फिर ग्रांट को हमने ट्रांसफर कर दिया डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में। अब ये हमारा एसेट है, ये हमारा डेफर्ड ग्रांट है। वो कहता है अब आप एसेट्स पे क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। तो जिस रेट पर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे आप उसी रेट पे डेफर्ड ग्रांट को भी पीएनएल में ट्रांसफर करते रहो। एक एग्जांपल दो सर, एग्जांपल समझो। मान लो आपने 1 करोड़ की एसेट खरीदी, तो आपके एसेट के अकाउंट में डेबिट साइड पे आ गया 1 करोड़ रुपए, और आपको 30 लाख रुपए की ग्रांट मिली, तो आपके डेफर्ड ग्रांट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ गया 30 लाख रुपए। अब आपने इस 1 करोड़ के ऊपर 10 साल पे डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी पहला डेप्रिसिएशन लग गया 10 लाख, राइट। तो वो ये कहता है कि अगर आप इसको 10 से डिवाइड कर रहे हो तो आप ये जो आपको ग्रांट मिली है 30 लाख, अब इसको भी 10 से डिवाइड करो, यानी कि 3 लाख। ये 10 लाख को आप कहां ट्रांसफर कर रहे हो, डेप्रिसिएशन को पीएनएल में, तो आप इस 3 लाख की डेफर्ड ग्रांट को भी कहां ट्रांसफर करो, पीएनएल में। मतलब मुद्दा क्या आया, आपको ग्रांट मिली बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, तो इस ग्रांट को आपने एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, एंट्री पास कर दी ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट।
अब ये जो डेफर्ड ग्रांट है, आप इसे कैसे करेंगे? आप इसे कॉस्ट में से नहीं माइनस कर रहे, आप एक सेपरेट अकाउंट खोलकर रख रहे हो। अब ये जो सेपरेट अकाउंट आपने खोल कर रखा है, जैसे जैसे आप डेप्रिसिएशन लगाते जाओगे वैसे वैसे हम डेफर्ड ग्रांट को कहां ट्रांसफर करते जाएंगे? पीएनएल अकाउंट में। तो हम एंट्री पास कर देंगे डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर आप एसएलएम बेसिस पे कर रहे हो तो जो भी ग्रांट आपको मिली आप उसको यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दो, और कैरिंग अमाउंट अगर आपके पास डब्ल्यूडीवी है तो कैरिंग अमाउंट को आप परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें एक बात क्या ध्यान रखनी है, सर कल को अगर ग्रांट रिफंड करनी पड़ गई तो मैंने आपको ना स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, क्या बोला था? जहां से हम पैसा ग्रांट का ट्रांसफर करते हैं वापस भी वहीं से करते हैं। जैसे कि एसेट रिडक्शन मेथड में हमने ग्रांट का पैसा ट्रांसफर किया था कौन से अकाउंट में? एसेट के अकाउंट में, राइट? तो हमने रिफंड करते समय एसेट को डेबिट कर दिया टू बैंक। यहां पर हमने ग्रांट का पैसा कहां ट्रांसफर किया हुआ है? डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में। तो रिफंड करते समय हम डेफर्ड ग्रांट को डेबिट कर देंगे टू बैंक। अब यहां से एक डाउट निकल कर आया, सर डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में मान लो उतने पैसे नहीं पड़े तो आप एक बात बताओ, डेफर्ड ग्रांट को आपने कहां ट्रांसफर किया है? पीएनएल में। ये देखो एंट्री आपके सामने, डेफर्ड ग्रांट को आप कहां ट्रांसफर कर रहे हो? पीएनएल में। तो मान लो अगर आपको रिफंड करने पड़ गए 10 लाख और आपके डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में पड़े हैं सिर्फ 7 लाख, तो 3 लाख रुपए आपको कहां से वापस करने पड़ेंगे? पीएनएल से। तो सिंपल सी बात यह है कि रिफंड के टाइम पर आप एंट्री पास करोगे डेफर्ड ग्रांट टू बैंक, लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा रिफंड करना पड़ गया जितना आपके डेफर्ड ग्रांट में पड़ा है तो बाकी बचा हुआ आप कहां से माइनस करेंगे? पीएनएल अकाउंट से। ये जो पूरा हमने पढ़ा इसे हम बोलते हैं इनकम अप्रोच, क्योंकि हम जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा अल्टीमेटली पीएनएल में डाल रहे हैं, धीरे धीरे करके डाल रहे हैं पर हम सब कुछ पीएनएल में डाल रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनकम अप्रोच। तो जब भी ग्रांट हमें डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिलेगी हम इनकम अप्रोच फॉलो करेंगे। लेकिन अगर ग्रांट हमें मिलती है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, इसका मतलब इस एसेट को आपने कभी भी डेप्रिशिएट करना ही नहीं है, तो इन दैट केस जो भी ग्रांट आपको मिलेगी उस ग्रांट को आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। मतलब सबसे पहले जब ग्रांट मिलेगी आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, और फिर गवर्नमेंट ग्रांट को आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में, यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब मुद्दा यह आया सर अगर ये रिटर्न करना पड़ा तो अब आप बताओ, रिफंड करना पड़ गया तो सोचो जब मिली थी तब कहां ट्रांसफर करी थी? तब सर हमने ट्रांसफर कर दी कैपिटल रिजर्व में, तो रिफंड भी कहां से करेंगे? कैपिटल रिजर्व से। मतलब एंट्री पास हो जाएगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, रिफंड के केस में। Now what is the sir grant related to promoters contribution? बेसिकली promoters contribution से रिलेटेड ग्रांट का मतलब ये होता है कि जैसे प्रमोटर कौन होते हैं? प्रमोटर होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? अगर मैं प्रमोटर हूं और मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पैसा लगा रहा हूं, तो गवर्नमेंट ने कहा अरे वाह आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा है और आपका बिजनेस की जरूरत तो कंट्री को है, तो कोई बात नहीं थोड़ा सा पैसा हम लगा देते हैं। तो जो पैसा गवर्नमेंट लगाएगी एज अ प्रमोटर बनकर उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट फॉर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, ये भी हमारे लिए कैपिटल रिसीट है, हम इसको भी कैपिटल अप्रोच लगाएंगे। कैपिटल अप्रोच मतलब जब हमें ग्रांट मिलेगी हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, फिर गवर्नमेंट ग्रांट को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, और फिर अगर कल को रिफंड करनी पड़ गई तो कैपिटल रिजर्व टू बैंक कर देंगे। इसका मतलब नॉन डेप्रिशिएबल एसेट और ग्रांट रिलेटेड टू प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, इन दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एकदम सेम। इसके बाद आते हैं ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू। बच्चे रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि आप जो डे टू डे काम कर रहे हो, इस डे टू डे काम को करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको कहा कि यार आपका प्रोडक्ट जरूरी है कंट्री के लिए, पर क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत महंगी है और आप इसे महंगा बेच रहे हो तो हम चाहते हैं आप कस्टमर्स को ये थोड़ा सा नॉर्मल रेंज में बेचो। तो अगर आप इसे नॉर्मल रेंज में बेचोगे तो आपको क्या चाहिए होगी? आपको चाहिए होगी ग्रांट भाई सरकार से। आपने सरकार को बोला कि अगर मैं कस्टमर से पैसा नहीं ले सकता तो मुझे पैसा आपसे लेना पड़ेगा, तो सरकार ने कहा ठीक है हम आपको पैसा देने के लिए तैयार है। अब इसका मतलब यहां पर सरकार जो आपको पैसा दे रही है वो डे टू डे खर्चे के लिए पैसा दे रही है। तो अगर आप डे टू डे खर्चा पीएनएल में डालते हो तो डे टू डे खर्चे के लिए जो गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा वो भी पीएनएल में जाएगा। इन शॉर्ट जब ग्रांट आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, और फिर उसके बाद ग्रांट को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कल को अगर रिफंड करना पड़ गया तो रिफंड करते समय हम पीएनएल से ही रिफंड कर देंगे, यानी कि पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद है बेटा नॉन मॉनेटरी ग्रांट। नॉन मॉनेटरी ग्रांट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी ग्रांट जिसमें आपको पैसा नहीं मिल रहा, इसमें आपको गवर्नमेंट क्या कह रही है? वो एसेट पड़ी है, वो एसेट मैं तुम्हें फ्री में दे देती हूं। अब गवर्नमेंट अगर कोई एसेट हमें फ्री में दे रही है, हमें पैसे नहीं दे रही, तो इसका मतलब मैं बैंक टू ग्रांट वाली एसेट ही नहीं पास करूंगा। और अगर मैं बैंक टू ग्रांट वाली एंट्री पास नहीं कर रहा तो ग्रांट को ट्रांसफर करने की बात ही नहीं आती। इसका मतलब इसमें कोई भी एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मुद्दा यह आता है कि सर अगर कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो डिस्क्लोजर कैसे दोगे? तो उस केस में डिस्क्लोजर हमें देना होता है या तो नॉमिनल वैल्यू पे
या फिर अगर आपको फ्री में मिल रही है तो 10 रुपए पे या 1 रुपए पे, जो भी आपको एक डिस्क्लोजर के लिए एसेट को दिखाना पड़ेगा, राइट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट हमें या तो 1 रुपए पे दिखानी होती है या 100 रुपए या 0 रुपए पे भी दिखा सकते हैं, लेकिन दिखानी जरूरी है। अगर मान लो सरकार कहती है 1 करोड़ की एसेट है, मैं फोन कर दूंगा, आप जाके उससे ले लो, वो आपको 10 लाख में दे देगा, तो बढ़िया। 1 करोड़ एसेट वाली एसेट मुझे 10 लाख में मिल रही है। नाउ द पॉइंट इज, यहां सरकार ने मुझे 90 लाख रुपए नहीं दिए, यहां सरकार ने मुझे 1 करोड़ वाली एसेट को 10 लाख में दिलवा दिया। एनीवेज, मैंने वो एसेट 10 लाख में खरीदी, तो मैं एंट्री कितने से पास करूंगा? 10 लाख से। तो नॉन मॉनेटरी ग्रांट वही होती है जहां पर हम ग्रांट की कोई स्पेशल अकाउंटिंग नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ग्रांट में बेटा इतना ही है। एक बार आप ये फ्लो चार्ट देख लीजिए। इस फ्लो चार्ट के बाद हमारा गवर्नमेंट ग्रांट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। गवर्नमेंट ग्रांट 4 तरीके की हो सकती है जो हमें मिलती है। इसमें से सबसे पहली होती है रेवेन्यू के लिए, दूसरी होती है फिक्स्ड एसेट्स के लिए। फिक्स्ड एसेट में होती है डेप्रिशिएबल और नॉन डेप्रिशिएबल। नॉन डेप्रिशिएबल और प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो सेम होता है, और नॉन मॉनेटरी के अंदर हमें कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना होता है, या फिर उसे नॉमिनल वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना होता है। तो इसी के साथ बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 की रिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, आज के लिए इतना ही। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने सभी इंटरमीडिएट स्टूडेंट से इस वीडियो को शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।